हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 20। इससे पहले इस कहानी के 19 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आप सब ने अब तक पढ़ा था। रुद्र ने गुस्से में अपनी गाड़ी के टायर पर 2 से 3 बार पैर मारा और गाड़ी में बैठ गया। नील ने दिशा का हाथ पकड़कर उस पे हल्की सी फूंक मारते हुए कहा, बच्चा ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है तुम्हें? तो दिशा अभी नील को देखने लगती है। तो अब देखते हैं आगे। दिशा ने जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ भैया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी नील ने बड़े ही प्यार से पूछा, बच्चा तुमने घर में क्यों नहीं बताया किसी को? तो दिशा ने धीरे से कहा कि सॉरी नील भैया, हमें माफ़ कर दो। तो नील ने अभी जैसे कहकर फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया और दिशा के हाथ पर दवाई लगाने लगा। नील ने दवाई लगाते हुए पूछा, दिशा घर में अच्छा नहीं लग रहा क्या तुम्हें? वापस जाना चाहती हो तुम, क्यों? तो दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तो नील ने कहा कि दिशा वापस क्यों जाना चाहती हो तुम? यहाँ रहोगी तो अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगी, और यहाँ तुम्हें कोई परेशान करता है तो तुम मुझे बताओ, मैं फिर उसकी बैंड बजा दूंगा। तो दिशा ने अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहा कि भैया, बस हमें वापस जाना है, आप हमें प्लीज़ छोड़कर आ जाइए। तो नील ने अभी दिशा के सिर पर अपना हाथ रखकर कहा कि दिशा, तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, किसी को बताओगी तो नहीं? तो दिशा ने कहा कि हाँ भैया बताइए, किसी को नहीं बताऊंगी। तो नील ने बड़े ही प्यार से कहा कि दिशा, तुम्हें पता है मैं और रुद्र तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे ना, तब तुम उनके साथ चली जाना, लेकिन तब तक तो तुम्हें प्रताप हाउस में ही रहना पड़ेगा ना। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सोचो, अगर तुम वापस चली गई अनाथ आश्रम में और तुम्हारे साथ फिर से कुछ गलत हो गया, तो फिर हम तुम्हारे पेरेंट्स से क्या कहेंगे? बोलो तुम। तो तुम्हारे पेरेंट्स तो फिर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे ना। तो पेरेंट्स की बात सुनकर अभी दिशा काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और दिशा ने कहा कि भैया, आप तो बिल्कुल सच कह रहे हो। आप और रुद्र भैया मेरे मम्मी पापा को ढूंढ रहे हो क्या? ये सच है और वो मुझे फिर से मिल जाएंगे तो मुझे ना उनसे बहुत सारी बातें करनी है, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। तो नील ने कहा कि अगर तुम हमारी बात मानकर प्रताप हाउस में रहोगी तो ज़रूर मिल जाएंगे, और फिर तुम अपनी मम्मी और पापा के साथ चली जाना, लेकिन तब तक तो तुम्हें हमारी बात को मानना पड़ेगा ना। तो दिशा ने अपने आंसुओं को साफ करके कहा कि हाँ भैया, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। तो नील ने कहा कि दैट्स अ गुड गर्ल। अब कोई तुम्हें परेशान करेगा तो तुम सीधा आकर अपने नील भाई को बताओगी, ठीक है? अपनी पढ़ाई पूरी करोगी और हाँ, कभी भी घर छोड़कर नहीं जाओगी। अकेले तो बिल्कुल भी घर से निकलोगी भी नहीं, समझी? तो नील ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा कि प्रॉमिस करो अब मुझसे। तो दिशा ने भी हंसते हुए नील के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बोला कि हाँ, हमने प्रॉमिस कर दिया। तो नील ने अभी दवाई लगा दी थी और नील ने कहा कि दिशा, अभी भी दर्द हो रहा है क्या? तो दिशा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र ने अभी नील और दिशा को कार से देख रहा था बैठकर और अपने मन ही मन कह रहा था कि कुछ तो है इस नील में ज़रूर, जो सबका दर्द ऐसे ही बांट लेता है, सब अपना दर्द इसे ही बताते हैं। नील ने अभी 5 मिनट में ही दिशा के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। सच कहता है निहाल, हर किसी का बाप बना फिरता है ये, दादा दादी का भी यही फेवरेट है, और शुभ नभ्या भी मुझसे ज़्यादा इससे ही बातें करते हैं। निहाल भी बस इसके साथ ही अपनी कॉमेडी करके खुश रहता है, और अवनी तो बस पूरी तरह से पागल है इसके पीछे, और किट्टू भी तो मुझसे ज़्यादा इससे ही बात करती है और इसी से ही सुनती है। ये सोचकर रुद्र के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी और उसने खुद से कहा कि 1 मिनट, क्या मैं नील से जल रहा हूँ? तो नहीं नहीं नहीं, मैं नील की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है, कोई इससे जलन कैसे फील कर सकता है? मैं नहीं जलता इससे। रुद्र अपने ही ख्यालों में था, तभी नील और दिशा दोनों ही गाड़ी के पास आ गई। तो दिशा ने अभी पीछे बैठ जाती है और नील भी आगे बैठ जाता है। रुद्र ड्राइव
करने लगा। रुद्र ने धीरे से पूछ लिया, दिशा तुम ठीक हो ना? तो दिशा ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया और बोला, जी भैया ठीक हूँ। रुद्र ने कहा कि कब से भटक रही हो तुम? तो दिशा ने कहा कि भैया सुबह से। तो रुद्र ने पूछा, क्या तुमने कुछ खाया? तो दिशा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तभी थोड़ी देर के बाद रुद्र ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोक ली। नील ने कहा कि चलो दिशा, पहले कुछ खा लेते हैं फिर घर चलेंगे। तो दिशा पहली बार इतने बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में आई थी। उसे अंदर से ही काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, ऊपर से उसके कपड़े भी इतने नॉर्मल नहीं थे। तो दिशा ने अभी रेस्टोरेंट को देखकर कहा कि वो मुझे भूख नहीं लगी है। तो रुद्र ने कहा कि दिशा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और नील है ना तुम्हारे साथ, चलो अब कुछ खा लो। तो अगले ही पल अभी तीनों एक टेबल पर आकर बैठे थे और डिनर कर रहे थे। लेकिन दिशा एक बार फिर से नील को देखती और एक बार फिर से रुद्र को देखती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि छुरी कांटे से कैसे खाएं, क्योंकि वो दोनों ही छुरी कांटे से खा रहे थे। उसे तो बस अनाथ आश्रम में हमेशा हाथ से ही खाना खाया था। तो दिशा की नज़रों में अभी खाना भी बहुत अजीब सा लग रहा था। सूप, नूडल्स, पास्ता। दिशा ने पहली बार ही ऐसा खाना देखा था। अनाथ आश्रम में वो पहली बार दाल और चावल, रोटी, सब्जी ही खाया करती थी। तो नील ने कहा कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो दिशा? तो दिशा ने अभी थोड़ा सा घबराते हुए कहा कि जी जी भैया खाती हूँ। लेकिन दिशा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो खाना कैसे खाए। तो दिशा ने अभी बहुत ही हिम्मत करते हुए वो सूप का बाउल अपनी तरफ किया और चम्मच उठाकर उसे पीने लगी। लेकिन जैसे ही उसने वो सूप की चम्मच अपने मुंह में डाला तो उसे सूप का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तो दिशा का अभी मुंह थोड़ा सा बन गया था, लेकिन उसने रुद्र और नील के सामने जाहिर नहीं होने दिया। दिशा ने धीरे धीरे करके वो बाउल वापस सरका दिया। तो रुद्र ने फिर से दिशा को देखकर कहा कि दिशा, तुम्हें छुरी कांटे से खाना नहीं आता है क्या? तो दिशा ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। रुद्र ने एक फोक लिया और फिर उसमें पास्ता लेकर दिशा की तरफ कर दिया। तो दिशा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। दिशा ने थोड़ा घबराहट के साथ फिर उसने धीरे से वो बाइट खा ली। तो रुद्र अभी दिशा को ऐसे ही खाना खिला रहा था और तो वहीं वे रेस्टोरेंट में बैठे हुए सभी आदमी उन दोनों की फोटो अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे, क्योंकि रुद्र एक जाना माना नाम था जिसे मिलने के लिए हर कोई तरसता था। इधर थोड़ी देर के बाद नील ने कहा कि रुद्र, मैं खिला देता हूँ, तुम अपना खाना खा लो, मेरा हो गया है। फिर नील दिशा को खाना खिलाने लगा और रुद्र और नील दोनों ही दिशा को इतने प्यार से खाना खिला रहे थे कि दिशा की आंखों में एकदम से पानी आ गया। तो नील ने कहा कि दिशा, तुम रो क्यों रही हो, अब क्या हुआ? तो दिशा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि भैया, मुझे ना किसी ने भी आज तक इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया। तो रुद्र ने कहा कि हम हैं ना तुम्हारे दो भाई, तो अब तुम्हें क्या ज़रूरत है, हम खिलाएंगे, लेकिन तुम प्रताप हाउस से कभी भी बाहर मत जाना, समझ गई ना? तो दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अब दिशा ने अच्छे से पेट भर कर खाना खा लिया और उसे पास्ता का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो दिशा ने कहा कि बस नील भैया, हो गया, अब नहीं खाना, हमें बहुत तेज भूख लगी थी। तो रुद्र ने कहा कि अभी कहाँ, अभी तो तुमने हमारे स्टाइल में खाना खाया है, अब तो हम तुम्हारे स्टाइल में खाना खाएंगे। थोड़ी देर में एक वेटर दाल चावल लेकर वहां पर आ गया। तो रुद्र और नील ने एक दूसरे को देखकर फिर से हाथ से खाने लगे। तो उन्हें देखकर अभी दिशा के चेहरे पर काफ़ी अच्छी मुस्कान आ चुकी थी और फिर वो भी अपने हाथ से थोड़ा सा दाल चावल खाने लगी। तीनों ने हाथ में ही दाल चावल खाया था और फिर बिल पे करके वो तीनों ही बाहर आ गए। दिशा रुद्र और नील के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कर रही थी। वो दोनों यही चाहते थे कि दिशा उनके साथ कंफर्ट हो जाए। तभी थोड़ी देर के बाद तीनों ही प्रताप हाउस के बाहर खड़े थे। घर आकर रुद्र ने दिशा को बैठने का इशारा किया और जोर से चिल्लाया, दादी दादी। तभी दादी बाहर आई। फिर दादी ने कहा कि तुम दोनों का तो घर में आना मना है ना, तो फिर क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? तभी रुद्र ने कहा कि दादी, वो सब बाद में पूछ लेना, पहले मुझे ये बताओ कि दिशा घर से बाहर क्यों गई? तो आपको मैंने मना किया था ना कि दिशा अभी घर से बाहर नहीं जाएगी, वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद भी आपने दिशा का ध्यान नहीं रखा दादी, आप जानती है ना इसे कहाँ से लाए हैं हम।
तो दादी ने कहा कि रुद्र, मैं तो आज पूरा दिन घर में ही नहीं थी, मुझे नहीं पता कि दिशा कब और किसके साथ घर से बाहर चली गई। तो रुद्र ने गुस्से में नील, अवनी, किट्टू और शुभ को आवाज लगाई। अगले ही पल अभी चारों रुद्र के सामने खड़े हुए थे। तो रुद्र ने चारों की तरफ देखकर गुस्से से कहा कि दिशा को घर से जाने के लिए किसने कहा था। तो रुद्र का गुस्सा देखकर अभी चारों ही एकदम से सहम गए थे। तो रुद्र अभी ये तो जानता था कि नव्या और अवनी और किट्टू ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। बचा शुभ, कुछ ना कुछ जरूर शुभ ने ही किया होगा, लेकिन उसके पास अभी कोई प्रूफ नहीं था। तो रुद्र ने अभी जलती हुई आंखों से शुभ को देखकर कहा कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, दिशा को बाहर जाने के लिए किसने कहा था। तो शुभ जैसा भी था लेकिन झूठा नहीं था। तो शुभ अभी कुछ बोलता उससे पहले ही दिशा ने पीछे से कहा कि भैया, मैं सच कह रही हूँ, खुद ही गई थी मैं, मुझे किसी ने नहीं कहा था जाने के लिए, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए। तो रुद्र ने अभी पलट कर कहा कि दिशा, मैं जानता हूँ कि तुम किसे बचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जिसे भी तुम बचाना चाहती हो ना, वो बचाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचा कि तुम एक लड़की हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो हम क्या करते। तो रुद्र ने अभी गुस्से से शुभ को देखा और फिर शुभ ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। नील ने कहा कि रुद्र, बस बहुत हो गया, आगे से ये बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगी, मैंने समझा दिया है इसे। दिशा ने कहा कि हाँ भैया, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आगे से कहीं नहीं जाऊंगी। रुद्र ने गुस्से से दादी की तरफ देखा। तो दादी ने कहा कि हाँ ठीक है, इसमें थोड़ी सी गलती मेरी भी थी, लेकिन ये मोटी मोटी आंखें मुझे मत दिखा तू, वरना तेरे दादाजी से कह दूंगी, समझा तू। तो नील ने भी अभी थोड़ी सी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा कि दादी, अपने प्रिंस चार्मिंग की धमकी बहुत ही ज़्यादा देती हैं आप। दादी ने गुस्से में नील की तरफ देखा और नील ने इशारों से कहा कि सॉरी दादी। तो रुद्र ने दिशा को देखकर कहा कि जाओ नव्या के कमरे में जाओ और आराम कर लो, कल से तुम और किट्टू नव्या के साथ ही कॉलेज जाओगी। तो अभी सब कोई चला गया था, लेकिन रुद्र को अभी शुभ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो रुद्र का गुस्सा अभी कंट्रोल नहीं हो रहा था और रुद्र सीधा शुभ के कमरे में गया और जाते ही गुस्से में शुभ का गला पकड़ लिया। तो रुद्र ने अभी शुभ का गला पकड़कर उसे दीवार से सटा कर रखा था और अपनी दहकती हुई आंखों से उसे देख रहा था। तभी नील ने रुद्र को पीछे से पकड़ लिया और शुभ को रुद्र के हाथों से छुड़वा दिया। तो शुभ अभी बहुत ही बुरी तरह से खांस रहा था। अगर नील कुछ सेकंड भी लेट हो जाता तो शायद शुभ को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने वाली थी। तो नील ने भी रुद्र का थोड़ा सा हाथ झटकते हुए कहा कि क्या कर रहा है तू, भाई है तेरा, अब तो तू अपना गुस्सा शुभ पर भी निकालेगा क्या। रुद्र ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारकर कहा कि तू पूछ इससे, दिशा इससे इतना ज्यादा क्यों डरती है, पूछ इससे कि इसने दिशा को घर से बाहर क्यों भेजा। तो नील ने कहा कि रुद्र, ये बात तो तुम शुभ से आराम से भी पूछ सकते हो ना, उसमें इतना ज़्यादा गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है तुझे इस पर। तो रुद्र ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, जो गलतियां मैंने की हैं वो ये गलतियां ये भी करे। मैं नहीं चाहता कि शुभ भी वही गलती करे। मैं अपनी गलतियां ठीक नहीं कर सकता, लेकिन इसे गलती करने से रोक ज़रूर सकता हूँ। इस गधे को तो पता भी नहीं है कि हम दिशा को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं और कहाँ से लेकर आए हैं। अगर हम वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँचते तो वो शराबी पता नहीं क्या कर देता दिशा के साथ, और हम कभी अपने आप को नहीं माफ़ कर पाते। ये तो यहाँ बैठकर अपने कमरे में इंजॉय कर रहा है, वो रात को सड़कों पर भटक रही थी और ये है कि ये एसी की हवा खा रहा है बैठकर। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो लड़की अगर खो गई तो कहाँ जाएगी। तुझे पता है ना कि दिशा पहली बार हमें कहाँ पर मिली थी। नील जानता था कि रुद्र गुस्से में ही सही, लेकिन बात बिल्कुल सही बोल रहा था। शुभ ने गलती तो की ही थी और वो भी बहुत बड़ी गलती की थी, जो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं थी। तो नील ने रुद्र को शांत कराते हुए कहा कि तो थोड़ी देर के लिए गार्डन में जा, मैं इसे अभी पूछ कर आता हूँ। तो रुद्र ने कहा कि नहीं, जो पूछना है मेरे सामने ही पूछ इससे। नील जानता था कि रुद्र उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा, इसीलिए उसने शुभ को सोफे पर आराम से बैठाया और धीरे से पूछा कि शुभ, क्या ये सच है कि तुमने ही दिशा को घर से बाहर जाने के लिए कहा था, और क्यों कहा था, हमें सच सच बताओ। तो शुभ रुद्र के गुस्से से काफी ज्यादा डर गया और उसने अपनी आंखें झुकाते हुए कहा कि भैया, वो मैंने दिशा को अनाथ आश्रम से
2 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया था। रुद्र को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था जब उसने ये सुना, तो वो शुभ की तरफ अभी धीरे धीरे गुस्से में बढ़ने लगा, लेकिन नील ने उसे बीच में ही रोक दिया। तो नील ने कहा कि अब मुझे पूरी बात तुम सही से करने दोगे या नहीं। तो नील ने कहा कि शुभ, तुमने उस लड़कियों को वहां पर क्यों छोड़ा, जबकि तुम अच्छे से जानते थे कि रुद्र बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो लड़की अभी यहाँ से जाए। तो तुम उस लड़की के बारे में कुछ भी तो नहीं जानते हो, और फिर भी तुमने इतनी गैर जिम्मेदारी हरकत क्यों की उसके साथ। तो शुभ ने थोड़ा सा गुस्से में कहा कि क्योंकि मैं उस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा, इसीलिए मैं उसे छोड़ने के लिए वहां गया था। तो रुद्र ने भी अभी गुस्से में कहा कि तू किसी से करेगा तू शादी, उस ईशा से जो पिछले 1 साल से तुझे घुमा रही है, तेरे पैसों पे ऐश कर रही है। शुभ नहीं जानता था कि रुद्र को अभी ईशा के बारे में पता है। तो शुभ ने नजर नीचे करते हुए कहा कि भैया, वो मुझसे प्यार करती है, कोई लालची लड़की नहीं है वो, और मैं ईशा से ही शादी करूंगा। शुभ की बात सुनकर रुद्र का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। तो रुद्र ने कहा कि प्यार करती है वो तुझसे, ऐसा क्या किया है ईशा ने तेरे लिए जो तुझे ऐसा लगता है कि वो तुझसे ही प्यार करती है, बोल। तेरे पैसे उड़ाती है वो, तेरे साथ शॉपिंग करती है, तेरे साथ घूमने जाती है, और उसके अलावा भी वो कुछ करती है क्या? उसने कुछ किया है तो वो भी मुझे बता। जिस दिन अभी तेरे पास पैसे खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन तुझे छोड़कर चली जाएगी वो, ये बात याद रखना तू। तो शुभ ने कहा कि भैया, वो मुझसे प्यार करती है, ना कि मेरे पैसों से। रुद्र ने अपने हाथ बांध कर गुस्से से कहा कि तो ठीक है, देख लेता हूँ कि वो तुझसे कितना प्यार करती है, वो भी तेरे सामने जल्द ही आ जाएगा। कल से तुम्हारे सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड सारे बंद, और घर से कैश भी नहीं मिलेगा। कल से तुम ऑफिस आ रहे हो, और जितनी तुम्हारी सैलरी होगी वो तुम्हारे अकाउंट में डाल दी जाएगी। और हाँ, फिर तुम अपने हिसाब से पूछना ईशा से कि वो 40,000 की तनख्वाह में तुम्हारे साथ गुजारा करने के लिए तैयार है या नहीं। अगर ऐसा हुआ ना, तो मैं खुद तेरी शादी ईशा के साथ कराने के लिए तैयार हूँ। तो शुभ ने कहा कि मुझे आपकी ऐसे नहीं चाहिए, ईशा मेरे साथ हर हाल में खुश रहेगी, और 40,000 तो बहुत है भैया। तो रुद्र ने कहा कि तो ठीक है ना, तेरा काउंटडाउन अभी शुरू हो जाता है, आज से तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो नील ने अभी दोनों को रोकते हुए कहा कि अब तुम दोनों चुप हो जाओ प्लीज। नील ने भी चुप से कहा कि चलो, माना मैं और रुद्र चाहते हैं कि तुम्हारी शादी दिशा से हो जाए, तो तुम्हें अपना गुस्सा दिशा पर निकालने की क्या जरूरत थी? वो तो नहीं चाहती थी ना कि तुमसे वो शादी कर ले। तुम दादी से कहते, मुझसे कहते, रुद्र से कहते, मगर तुमने तो बिना सोचे समझे ही उस मासूम सी बच्ची पर अपना गुस्सा निकाल दिया। नील ने अपना हाथ शुभ के कंधे पर रखकर कहा कि शुभ, उस लड़की को हम बहुत ही बुरी हालत से लेकर आए हैं, वो काफी ज्यादा डरी हुई है और बहुत ज्यादा सहमी है, तो प्लीज तू उसे परेशान करना बंद कर दे। अगर हम थोड़ी सी भी लेट हो जाते ना, तो आज उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो अभी भी उस हादसे से उबरी नहीं है, और तुमने तो उसे घर से ही निकाल दिया। ये तुमने बहुत बुरा किया है उसके साथ। अपने दिल की बात वो बताती नहीं है हम सब के साथ, वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी नहीं है, बहुत डरती है, रातों को चीखती है। तुम जानते भी हो उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, और ऊपर से तुमने भी अपना गुस्सा उसी पर निकाला, और उसे इतना ज़्यादा डरा धमका दिया कि वो यहाँ रहने के लिए तैयार ही नहीं। तो शुभ नील की बात समझ रहा था, क्योंकि नील के समझाने का तरीका बिल्कुल अलग था, और रुद्र के समझाने का तरीका बिल्कुल अलग था। तो नील ने फिर से कहा कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम दिशा के बारे में सोचो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम दिशा से दूरी ही बनाकर रखो, ताकि वो इस घर में थोड़ा सा कंफर्ट फील करने लगे। शुभ ने कहा कि भैया, आई एम सॉरी, मुझे दिशा के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो नील ने अभी रुद्र की तरफ देख कर कहा कि ये समझ गया है ना, तो दिशा भी अब धीरे धीरे समझ जाएगी। अब तुम भी समझ जाओ रुद्र, ये दिशा से शादी नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, हम दिशा के लिए कोई और लड़का ढूंढ लेंगे, अभी उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दो, ठीक है? तो नील ने अभी शुभ को देखकर कहा कि ठीक है, चलो अब तुम भी रेस्ट कर लो, और हम भी जा रहे हैं, और कल से तुम ऑफिस आ जाना। तो रुद्र अभी भी शुभ को घूर घूर के देख रहा था। तो नील ने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे गार्डन में लेकर आ गया। तो नील अभी फिर से चुपके से अपने कमरे में आ गया,
और फिर बियर की 2 बोतल लेकर आया और उसने एक रुद्र को दी और एक खुद ले ली। दोनों ने अभी बियर की बोतल से एक-एक सिप ली और रुद्र का गुस्सा धीरे-धीरे करके शांत हो रहा था। तो रुद्र ने अभी पूछा, नील तूने दिशा को क्या कहा था जो वो इतने आराम से मान गई थी? तो नील ने बियर की सिप लेते हुए कहा कि यही कि हम उसके मम्मी पापा को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तब वो उनके साथ जहाँ भी चाहे वहाँ जा सकती है। तो रुद्र ने भी हैरानी से नील को देखा और फिर रुद्र ने पूछा, और हम उसके मम्मी पापा को ढूंढेंगे कैसे? और क्या तुम्हें पता है कि दिशा के मम्मी पापा कहाँ पर हैं और कौन है? तो रुद्र ने अभी एक गहरी सांस लेकर ये सब कुछ कहा कि मुझे तो बस डाउट है कि ये लड़की जरूर। इतना कहकर रुद्र एकदम से रुक गया। तो नील ने अभी बियर की सिप लेते हुए कहा कि रूपवती ने इतना तो बताया है ना कि सोमनाथ दिशा को अनाथ आश्रम में डालकर गया था। हो ना हो ये सोमनाथ की नाजायज औलाद या फिर उसके किसी रिश्तेदार की बेटी या फिर किसी दुश्मन की बेटी जरूर हो सकती है। मुझे तो बस यही पर शक है कि ये अगर सोमनाथ की बेटी है तो बहुत ही फायदा मिलेगा हमें, या उसके पार्टनर अशोक चौहान की कोई रिलेटिव भी हो सकती है। तो रुद्र ने कहा कि रूपमती ने भी ये कहा था कि सोमनाथ ने एक बार दिशा को बहुत मारा था, जिसकी वजह से दिशा सोमनाथ से काफी ज्यादा डरती है। मुझे नहीं लगता कि ये सोमनाथ की नाजायज औलाद भी होगी। पता नहीं क्यों मैं जो दिशा के बारे में सोच रहा हूँ मुझे वही सही लग रहा है। बस अब मुझे थोड़ा सा पता करना है कि मैं जो दिशा के बारे में सोच रहा हूँ क्या वो सही है या फिर गलत। तो नील ने कहा कि तेरी बातें मुझे सही लगती हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई भी प्रूफ नहीं है। पहले हमें जल्द से जल्द प्रूफ को ढूंढना पड़ेगा। तो रुद्र ने कहा कि हाँ, सोमनाथ ही ये बात बता सकता है कि दिशा के असली माँ बाप कौन है और वो किसकी बेटी है, और सोमनाथ ने इसे अनाथ आश्रम में क्यों भेज दिया है। ये सारी चीजें तो अब सोमनाथ ही बताएगा। नील ने कहा कि हम जल्द ही दिशा के माँ बाप को ढूंढ लेंगे और फिर दिशा को उनके साथ भेज देंगे। तो रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी दोनों ने ही अभी बियर खत्म कर ली थी। नील ने कहा कि अब चले, फार्म हाउस भी तो चलना है। तो रुद्र के चेहरे पर अभी एक गहरी मुस्कान आ गई थी। रुद्र ने अपनी अंगड़ाइयां लेते हुए कहा कि तू जा फार्म हाउस, मैं तो अपनी किट्टू के पास जा रहा हूँ। तो नील ने कहा कि और दादी, उनको जानता है ना तू? तो रुद्र ने कहा कि आज दादी ने गलती की है इसीलिए वो हमें कुछ भी नहीं कहेंगी, तू भूल गया क्या? तो नील ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, सही बात है। इतना बड़ा बिजनेसमैन ऐसे ही थोड़ी ना संभाल रहा है तू। इतना बड़ा बिजनेसमैन इसीलिए है कि दिमाग तो है तेरे अंदर। तो मैं भी जा रहा हूँ अपनी अवनी के पास। इधर दूसरी तरफ शुभ कमरे में टेंशन में अभी चक्कर लगा रहा था। शुभ ने मन ही मन खुद से कहा कि भैया ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही बंद करवा दिए हैं, मेरा खर्चा कैसे चलेगा? ईशा का बर्थडे भी तो आ रहा है, मैंने उसे कहा था कि मैं उसे क्रूज पार्टी जरूर दूंगा, और हाँ, अब तो मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा? तो रुद्र अभी किट्टू के कमरे की तरफ चला गया था। नील भी अवनी के कमरे में जा रहा था, तो लेकिन दादी ने अभी उसे रोकते हुए रास्ते में ही पकड़ लिया था। नील ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा कि दादी क्या है, रुद्र भी तो गया है ना किट्टू के पास? तो दादी ने अभी नील का कान पकड़कर कहा कि हाँ, क्योंकि वो दोनों ही शादीशुदा हैं और हाँ, उनके बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, और वो सारी प्रॉब्लम अगर उनके साथ रहने से सॉल्व हो रही है तो बहुत अच्छा है ना। रुद्र जितना ज़्यादा किट्टू के पास रहेगा उतना ही उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम भी तो सॉल्व होगी। पर तू अवनी के पास क्यों जा रहा है, जरा बता मुझे। तो नील ने कहा कि दादी प्लीज़ जाने दो ना। तो दादी ने कहा कि नहीं, नहीं जाने दूंगी मैं तुझे, समझा? जब तक तेरी और अवनी की शादी नहीं हो जाती तू अवनी के कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, समझ गया ना तू? अब चल, चुपचाप से मेरे साथ चल, हम दोनों बैठकर ड्रीम गर्ल मूवी देखेंगे। और नील ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा कि मुझे धर्मेंद्र की ड्रीम गर्ल बिल्कुल भी नहीं देखनी है, मुझे तो अपनी ड्रीम गर्ल देखनी है ना दादी। तो अपनी ड्रीम गर्ल देखनी है मुझे, प्लीज़ जाने दो ना दादी, 10 मिनट में ही आ जाऊंगा। लेकिन दादी ने नील की तरफ एक बार भी नहीं देखा और ना ही उसकी कोई बात सुनी। नील ने फिर से कहा कि दादी आप अपने प्रिंस चार्मिंग के पास जाओ ना प्लीज़, मैं अपनी ड्रीम गर्ल के पास जाता हूँ। तो दादी ने मूवी लगाते हुए कहा कि नो,
बिल्कुल भी नहीं, मेरा प्रिंस चार्मिंग अभी सो गया है और हाँ, तेरी ड्रीम गर्ल भी अपना काम कर रही है, समझ गया ना। तो तू चल अब मेरे साथ बैठकर मूवी देख, वरना तेरी खैर नहीं। तो नील ने कहा कि दादी, आपका प्रिंस चार्मिंग कुछ जल्दी ही नहीं सो जाता क्या? आपको गुस्सा नहीं आता क्या उन पर? तो दादी ने कहा कि ज़्यादा दिमाग मत लगा, समझा? मैं अच्छे से समझ रही हूँ तेरी बात को। मेरा प्रिंस चार्मिंग बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है ना, समझा तू? अब वो नया ढूंढना पड़ेगा मुझे भी। और हाँ, इस उम्र में कहाँ से ढूंढती फिरूंगी मैं अपने नए प्रिंस चार्मिंग को, इसीलिए धर्मेंद्र और राजेश खन्ना को ही देखकर अपना काम चला लेती हूँ। नील ने हंसते हुए कहा, हाय मेरी कूल दादी, क्या करूँ मैं आपका? तो दादी ने कहा कि कुछ नहीं, अब ज़्यादा मस्का मत लगा, समझा? और चल बैठ यहाँ पर, थोड़ी देर में मूवी स्टार्ट हो जाएगी। तभी नील ने कहा कि दादी, मैं नहीं देख रहा ये सड़ी सी मूवी, आप ये सारी मूवी देखती हो और फिर डायलॉग याद कर लेती हो, फिर सारे डायलॉग हम पर ही मारती हो, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आप पर। अब दादी थोड़ा सा नील से नाराज़ होने लगी थी। तो नील ने अभी दादी को अपने गले लगाकर कहा कि अरे मेरी प्यारी दादी, आप तो नाराज़ हो गई, मैं तो बस मजाक करता हूँ। चलो अब मैं भी देखता हूँ आपके साथ मूवी, आज ड्रीम गर्ल क्या शोले भी देखेंगे हम साथ में। ये बात सुनकर दादी थोड़ी सी खुश हो गई और फिर दादी और पोता मिलकर दोनों ही मूवी देखने लगे। तो रुद्र जब किट्टू के कमरे में गया था, किट्टू अभी ड्राइंग बना रही थी। किट्टू इतनी बेसुध होकर ड्राइंग बना रही थी कि रुद्र का कमरे में आना उसने देखा भी नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं चला। तभी रुद्र किट्टू के पास आकर एकदम उसके करीब में बैठ गया और उसने किट्टू के कान में धीरे से कहा कि क्या कर रहा है मेरा लिटिल खरगोश। अब जाकर किट्टू का ध्यान रुद्र पर गया और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई रुद्र को अपने कमरे में देखकर। किट्टू ने कुछ खास रिएक्ट तो नहीं किया, बस वो अपनी ड्राइंग ही बनाती रही। तो किट्टू का ऐसे इग्नोर करना रुद्र से अभी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रुद्र किट्टू के पास में आकर खड़ा हुआ और उसने हाथ पकड़कर किट्टू को अपनी तरफ उठाया। तो किट्टू रुद्र के ऐसा करने से थोड़ा हैरान हो गई। तो रुद्र अभी किट्टू को मिरर के सामने लेकर आया और उसने नरेन वाली चैन निकाल कर किट्टू को पहना दी। चैन देखकर किट्टू की आंखें एकदम से नम हो गई थी। तो किट्टू को अभी शादी से लेकर अब तक रुद्र का रूड बिहेवियर सब कुछ याद आने लगा था। तो किट्टू ने अभी रुद्र के सीने पर गुस्से से मारना शुरू कर दिया। तो किट्टू को अभी ऐसे लगातार मारता हुआ देख रुद्र काफी मुस्कुरा रहा था, मगर किट्टू रो रही थी, रुद्र को मार भी रही थी। रुद्र भी अभी चुपचाप खड़ा किट्टू से मार खा रहा था। रुद्र समझ रहा था किट्टू के प्यार के सामने ये मार कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद किट्टू एकदम से थक गई और वो रोकर नीचे बैठने लगी। वो नीचे बैठती उससे पहले ही रुद्र ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर खुद के साथ सटा लिया। तो रुद्र ने अभी किट्टू को कसकर अपने गले लगाया हुआ था और किट्टू काफी ज्यादा रो रही थी। रुद्र ने कहा कि किट्टू बस करो, अब चुप हो जाओ ना प्लीज। जानता हूँ मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ, तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम्हारा साइलेंट लव मेरे गुस्से के सामने एकदम से दब गया था। तुमने मेरा गुस्सा अपने अंदर समाया हुआ है। अब मुझे अपने दर्द दे दो प्लीज, जिन्हें मैं अपने सीने में समेट लूं। रुद्र ने भी किट्टू को अभी भी अपने सीने से लगाया हुआ था और उसके आंसू पोंछ रहा था। रुद्र ने कहा कि मैं जानता हूँ तुमने अपने पापा की आखिरी निशानी भी मुझ जैसे हार्टलेस के लिए बेच दी थी, और एक मैं हूँ जिसे 3 महीने तक ये भी नहीं पता चला कि तुम बोल तक नहीं पाती हो। मैं बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान हूँ। रुद्र ने बारी बारी से भी किट्टू की दोनों आंखों पर हल्के से किस किया और फिर उसके माथे को किस किया। तो किट्टू अभी भी सुबक रही थी। रुद्र ने किट्टू को फिर से अपने सीने से लगा लिया। तो रुद्र ने कहा कि किट्टू माफ कर दो ना प्लीज मुझे। तो किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। किट्टू को ऐसा देखकर आज रुद्र बहुत ज्यादा उदास था। रुद्र ने फिर से किट्टू की कमर की मेडिसिन ली और फिर उसे किट्टू की कमर पर धीरे धीरे करके लगाने लगा और रब करने लगा। तो रुद्र ने पूछा कि किट्टू मेडिसिन टाइम पर ले रही हो ना तुम? तो किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा कि किट्टू कल तुम कॉलेज जाओगी ना, थोड़ा सा एक्साइटेड होगी ना? तो किट्टू का अभी मन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसने ना में अपनी गर्दन बिल्कुल हिलाकर कहा कि नहीं। रुद्र ने कहा किट्टू अब तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी, कल से तुम दिशा नव्या तीनों ही एक साथ कॉलेज जाओगी। तो कॉलेज में जितनी मस्ती करना है तुम कर लेना, कैंटीन में फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बात करना, पढ़ाई पर ध्यान देना और ज़्यादा किसी से दोस्ती भी मत करना, तीनों साथ में ही रहना, समझ गई ना? तो किट्टू ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। किट्टू अभी भी रुद्र के सीने से चिपकी हुई थी। ये कह सकते हैं कि रुद्र उसे अपने आप से दूर ही नहीं कर रहा था। तो अगले ही पल रुद्र ने अभी किट्टू को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड पर
लेकर आ गया। रुद्र ने करवट लेकर किट्टू को अपने ऊपर कर लिया और किट्टू की कमर को रब करने लगा। थोड़ी ही देर में किट्टू को फिर से नींद आ गई तो लेकिन रुद्र अभी काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गया था। किट्टू के इतना करीब होने से उसने आज फिर किट्टू की आंखों में वो आंसू देखे थे और फिर किट्टू का गुस्सा देखा था। रुद्र समझ रहा था कि किट्टू उससे अभी भी थोड़ा नाराज़ है। नाराज़ रहे भी क्यों ना, क्योंकि रुद्र ने कभी किट्टू को समझा ही नहीं था। किट्टू रुद्र के प्यार के लिए एकदम से तरसती थी, तड़पती रही, लेकिन रुद्र ने कभी भी उसे प्यार से देखा तक नहीं था। तो किट्टू को अभी प्यार की उम्मीद रुद्र से ही मिल रही थी। रुद्र ने ही उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी, मगर इसीलिए रुद्र अभी काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो चुका था। तभी रुद्र किट्टू के दिल की हालत समझता था। रुद्र ने भी किट्टू के बालों को धीरे से सहलाते हुए खुद से ही कहा कि किट्टू, तुम्हें आज मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें हर वो चीज़ दूंगा जिसके लिए तुम हमेशा के लिए तरसती रही हो। रुद्र किट्टू के बारे में सोचता था, सोचते सोचते ऐसे ही सो गया। तो रुद्र ने अभी नींद में ही किट्टू को इतनी कस कर पकड़ा हुआ था जैसे वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता है, किट्टू कहीं खो जाएगी। तो दूसरी तरफ अभी दादी और नील दोनों ही मूवी देख रहे थे। दादी को अब हल्की हल्की सी नींद आने लगी थी। नील ने कहा कि दादी आप सो जाओ। तो दादी ने कहा कि अच्छा मैं सो जाऊं, और ताकि तू सोने का फ़ायदा उठा ले, है ना, और तू अवनी के कमरे में चला जाए। ये सुनकर नील की आंखें अभी बड़ी हो गईं और उसने कहा, दादी आपको मैं छिछोरा नजर आता हूँ क्या? माना कि आप जैसी हसीना मुझे कहीं और नहीं मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं संजय के पिताजी की बीवी पर नज़र डालूं। मुझसे नहीं होगा ये सब। अगर दादाजी को पता चल गया ना कि मैंने उनकी लैला पर बुरी गंदी नीयत डाली है, तो वो तो मुझे मजनू बनाकर हंटर से मारेंगे। ना बाबा ना, मुझसे नहीं सहन होगा। तो दादी ने नील के सिर पर अभी एक चपाट मारते हुए कहा, मैं उस फायदे की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सो जाऊंगी तो तू अवनी के पास चला जाएगा, समझा तू? मैं पागल नहीं हूँ। तो नील ने दादी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि अरे दादी, कहाँ आप कम सिन सी कली, और कहाँ वो अवनी पागल लड़की। ना, मैं उसके पास नहीं जाता। आपके हाथ तो देखो कितने नरम और नाजुक से है। जब मैं इन्हें अपने गालों पर रखता हूँ ना, हाय मेरा तो दिन ही बन जाता है। जब आपकी ये काली काली आंखें मुझे गुस्से से देखती हैं ना, तो हाय उफ, क्या ही बताऊं, दिल पर छुरियां चलती हैं दादी। और हाँ दादी, आप आज भी जब मोहल्ले में इतरा कर 4 कदम चल देती हो ना, तो फिर 10 बूढ़े तो वैसे ही आपके पीछे बेहोश हो जाएंगे। मैं तो बस उनकी ही लाइन में लगा रहता हूँ। तो नील ने अभी हंसते हुए कहा, तो दादी आपको याद है ना कि प्रिया के दादाजी कितने चक्कर लगाते थे हमारे घर के आपको देखने के लिए। और हाँ, दादाजी का दोस्त रामनाथ, वो तो आपके हाथ की चाय पीने के लिए पागल ही रहता था। तो दादी ने अभी नील की बातें सुनकर हंसकर कहा कि हाँ हाँ मुझे याद है। तो दादी ने हंसते हुए कहा कि चल बदमाश, बताऊँ तुझे अभी मैं तो अपनी दादी को भी नहीं छोड़ता तू तो नील ने अभी अपने दोनों हाथ दादी के गाल पर रखकर कहा कि अरे मेरी जाने मन, जो मज़ा आपके साथ है वो अवनी के साथ कहाँ है? आप सो जाओगी तो मैं आपको अपनी गोद में उठाकर संजय के पिताजी के कमरे में लेकर चलूँगा। चलो मेरी प्यारी सी दादी, अब जल्दी से सो जाओ आप। तो नील ने अभी दादी को ठीक से लेटा दिया और उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। थोड़ी देर में ही दादी सो जाती हैं। तो नील ने अभी दादी को देखकर एक मीठी सी मुस्कान पास की और जैसे ही वो एकदम से पलटा, उसने अवनी को गेट के पास खड़े हुए देखा। तो अवनी ने अपनी ऐब्रो चढ़ाते हुए गुस्से में नील को देखा और धीरे से कहा कि क्या कर रहे थे आप दादी के साथ, और क्या बात हो रही थी? जो बात दादी में है वो मुझ में कहा है ना? तो नील ने भी अवनी की बातों को इग्नोर किया और हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल नील अवनी को किस करने लगा। तो नील अभी अवनी को ठीक से किस कर पाता उससे पहले ही दादी ने नींद में कहा कि मेरे कमरे में ये ऐसी अश्लीलता मत फैलाओ, समझे तुम? जाओ यहाँ से दोनों के दोनों। तो अपना ये रोमांस जाकर अपने कमरे में करो या फिर बाहर जाकर करो। यह सुनकर अभी अवनी नील एक दूसरे से दूर हो गए और हड़बड़ा कर खड़े हो गए। अवनी ने शर्म के मारे अपना चेहरा नील के सीने में छुपा लिया। तो दादी की बात सुनकर नील को भी अभी काफ़ी ज़्यादा शर्म आ गई थी।
दोनों ही जल्दी से अपने कमरे से बाहर आते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। इधर अभी रुद्र का कमरा था। सुबह धीरे धीरे हो रही थी और किट्टू अभी भी रुद्र के ऊपर ही सो रही थी। रुद्र ने धीरे से किट्टू के कान में कहा कि किट्टू, आज कॉलेज जाना है तुम्हें, उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो किट्टू ने अभी थोड़ी सी अलसाई से ना में अपनी गर्दन हिला दी। रुद्र ने किट्टू के बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहा कि उठ जाओ, दिशा और नव्या भी उठ गई होंगी और तैयार हो रही होंगी। तो किट्टू ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी और दोबारा से रुद्र के सीने पर अपना सर रखकर सो गई। तो रुद्र ने अभी किट्टू को धीरे से करवट दिलाकर अपने बराबर में लिटा लिया और उसके गालों पर अपना हाथ रखकर कहा कि अगर तुम 2 सेकंड के अंदर अभी के अभी नहीं उठी ना, तो मैं तुम्हें अभी के अभी किस कर लूँगा किट्टू। फिर मत कहना कि आपने मुझे किस क्यों किया। ये सुनते ही किट्टू ने अभी आंखें जल्दी से खोल दी और रुद्र को एकदम से हंसी आ गई। रुद्र बेड से उठ गया और उसने किट्टू को अपनी गोद में उठाकर कहा कि चलो, आज मैं तुम्हारा पहला दिन है ना, तो तुम्हें मैं तैयार करूँगा, तुम्हें मैं नहला कर रेडी कर देता हूँ। ये सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वो जल्दी से रुद्र की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्र ने अपनी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत करते हुए कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है खरगोश, कोशिश मत करो, तुम मुझसे बचने वाली नहीं हो आज तुम। इतना कहकर रुद्र अभी किट्टू को वॉशरूम में लेकर आ गया था। तो रुद्र ने अभी किट्टू को वॉशरूम की फर्श पर उतारा और रुद्र कुछ करता उससे पहले ही रुद्र का फ़ोन रिंग होने लगा। रुद्र ना चाहते हुए भी वॉशरूम से बाहर आ गया। तो किट्टू ने इस बात का फ़ायदा उठाया और जल्दी से वॉशरूम का गेट अंदर से बंद कर लिया। जब रुद्र बाहर आया तो उसने पीछे गेट की तरफ देखा, जो एकदम से बंद होने की आवाज़ से बंद हो चुका था। रुद्र के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी। फिर वो अपना फ़ोन रिसीव करने के लिए सीधा बालकनी में चला जाता है। इधर दूसरी तरफ शुभ भी तैयार होकर अपने कमरे से निकला और नव्या से एकदम से टकरा गया। तो शुभ ने अभी नव्या को बिना देखे ही कहा, नव्या, तुम आत्माओं की तरह भटकती क्यों रहती हो हर जगह, जब देखो तब मुझसे टकरा ही जाती हो, अकल नहीं है क्या, देख कर नहीं चल सकती क्या तुम। दोनों के टकराने से अभी शुभ का फ़ोन नीचे गिर गया था और नव्या की किताबें भी। नव्या जल्दी से अपनी किताबें समेटने लगी थी। तो शुभ भी बैठकर अभी अपना फ़ोन उठाने लगा था। तो नव्या ने अभी धीरे से शुभ को बिना देखे ही कहा कि सॉरी। तो शुभ ने नव्या की तरफ देखा तो वह नव्या नहीं थी, दिशा थी, तो जिसने अभी नव्या के कपड़े पहने हुए थे। शुभ ने दिशा को नव्या के कपड़ों में देखा तो नव्या समझ लिया था, मगर वो दिशा थी, नव्या नहीं थी। तभी दिशा ने थोड़ा डर के मारे एक बार शुभ की तरफ भी नहीं देखा, क्योंकि उसे लगा था कि शायद शुभ उसे फिर से डांट देगा और उसके ऊपर गुस्सा करेगा। तो शुभ अभी नव्या को ही देखता रह गया था। दिशा ने एक वाइट कलर की जंप सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी मीडियम साइज की हील्स, खुले हुए बाल, हल्का सा मेकअप, होंठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक, शुभ दिशा को देखता ही रह गया। शुभ ने आज सच में पहली बार दिशा को इतनी करीब से देखा था। तो दिशा को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो सच में किसी अनाथ आश्रम में पली बड़ी हुई है। उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो दिशा भी नव्या की ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो शुभ ने अभी मन ही मन कहा कि दिशा, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, कितनी ज़्यादा इनोसेंट भी हो। मैंने भी बिना सोचे समझे ही अपना गुस्सा इस पर निकाल दिया, बेवजह ही इतनी मासूम सी लड़की को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया। कल अगर रुद्र और नील भाई मुझे नहीं समझाते तो पता नहीं और क्या कर देता मैं इसके साथ। इधर दूसरी तरफ अपनी किताबें जल्दी जल्दी से समेट कर दिशा वहां से जाने लगी। तो शुभ ने उससे पीछे से आवाज़ देकर कहा कि दिशा रुको रुको। वहीं पर तो दिशा एकदम से रुक गई, पर वो डर के मारे पलटी नहीं। तो शुभ अभी दिशा के करीब जा रहा था और दिशा कांप रही थी। तो शुभ अभी दिशा के सामने आ गया था। तो दिशा ने डर के मारे शुभ को देखा ही नहीं था। दिशा की आंखें एकदम हल्की सी नम हो गई थी। तो शुभ ने कहा कि अच्छी लग रही हो तुम इस ड्रेस में, ऑल द बेस्ट, आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है ना, तो अच्छे से जाओ और पढ़ाई करना। तो दिशा ने अभी डर के मारे हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और जल्दी से वहाँ से चली गई। ना चाहते हुए भी शुभ के होंठों पर अभी एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। शुभ को पता भी नहीं चला कि दिशा ने उसके दिल में अभी एंट्री कर ली थी।
इधर किट्टू भी वॉशरूम में नहाकर तैयार होकर बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसके कपड़े अभी बाहर ही थे। तो किट्टू बस अभी एक टॉवल में ही बाहर आना चाहती थी, मगर किट्टू के अंदर अभी वॉशरूम से बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि बाहर तो भी रुद्र था। तो किट्टू के बदन पर सिर्फ एक ही टॉवल था। तो किट्टू ने अभी हल्का सा गेट खोल कर देखा तो उसे रुद्र कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो किट्टू ने अभी एक राहत की सांस ली और सोचा कि शायद रुद्र उसके कमरे से जा चुका है। तो फिर उसने थोड़ा सा हिम्मत करते हुए वो बाहर आने लगी। किट्टू अभी 2 ही 4 कदम बाहर आ गई थी, अभी रुद्र ने उसे पीछे से पकड़ लिया। रुद्र ने किट्टू की गर्दन पर अपनी चिन्ह रखकर थोड़ा सा गुदगुदी करते हुए कहा कि खरगोश, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनती हो ना अपने आप को, मगर तुम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हो, समझी। तो किट्टू, तुम अभी खुद को इतना भी बचा लो, मगर मुझसे नहीं बचा सकती। अब तो तुम हमेशा रुद्र की बाहों में ही रहोगी, समझी ना। तो रुद्र अभी किट्टू को धीरे धीरे गुदगुदी कर रहा था और किट्टू का हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। किट्टू खुद को अभी रुद्र से छुड़ाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी, मगर रुद्र उसे नहीं छोड़ रहा था। रुद्र तो उसे बार बार गुदगुदी कर रहा था। इस छोटी सी मीठी से मूवमेंट को रुद्र किट्टू काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। रुद्र की पकड़ थोड़ी सी ढीली हुई तो किट्टू ने अभी खुद को रुद्र से छुटा लिया और रुद्र ने किट्टू को पकड़ना चाहा तो किट्टू का टॉवल नीचे खोलकर रुद्र के हाथों में आ गया। तो किट्टू अभी जल्दी से भागकर पर्दे के पीछे जाकर छुप गई। तो 1 सेकंड के लिए अभी रुद्र भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था किट्टू को ऐसे देखकर, और किट्टू अभी पर्दे के पीछे जाकर धीरे धीरे से रोने लगती है। अभी 1 मिनट पहले दोनों जो मोमेंट अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, वो मोमेंट अभी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड में भी बदल चुका था। तो रुद्र के मुंह से अभी एकदम से निकल गया, ओ शिट, ये क्या हो गया। तो रुद्र ने कहा कि किट्टू, आई एम सॉरी, सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। किट्टू बस सुबकती रही। तो रुद्र ने अभी कमरे की लाइट ऑफ की और फिर कबर्ड से एक टी शर्ट निकाली और किट्टू के पास गया। तो रुद्र ने अभी कटरेन हटाना चाहा तो किट्टू ने अभी कटरेन कसकर पकड़ लिया। तो रुद्र ने अभी किट्टू के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा कि किट्टू प्लीज। तो किट्टू ने अभी पर्दा धीरे से छोड़ दिया था। तो रुद्र ने अभी धीरे से वो कटरेन हटाया तो किट्टू शर्म के मारे पलट गई। तो किट्टू अभी भी काफी ज्यादा सुबक रही थी। रुद्र ने किट्टू को बिना घुमाए ही अपनी टी शर्ट उसे पहना दी। किट्टू की कमर रुद्र के सीने से लगी हुई थी और रुद्र किट्टू की शर्ट के दोनों बटन ऊपर से बंद कर रहा था। तो किट्टू के आंसू धीरे धीरे रुद्र के हाथ पर गिर रहे थे। तो रुद्र ने कहा कि इतना ज़्यादा रोती क्यों हो तुम, रोने की क्या ज़रूरत है, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड ही हूँ ना, इतना रोते नहीं है। रेगिस्तान में तुम्हें खड़ा कर दूँ तो सुबह तक वहाँ पर भी हरियाली आ जाएगी। तो रुद्र ने अभी लाइट धीरे से ऑन की और किट्टू को घुमाया। तो किट्टू अभी भी रुद्र की तरफ बिल्कुल भी देख नहीं रही थी, उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी। रुद्र ने किट्टू को सोफे पर बैठाया और रुद्र ने अभी किट्टू के आंसू को पोंछ कर किट्टू मेरी तरफ देखो बोला। तो किट्टू ने अभी ना में अपनी गर्दन हिला दी। रुद्र ने फिर से कहा कि किट्टू प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मेरी तरफ देखो तो सही। तो किट्टू ने अभी फिर से अपनी गर्दन ना में हिला दी। रुद्र ने किट्टू का चेहरा धीरे से अपने हाथों में भर कर उसे ऊपर की तरफ किया। तो किट्टू अभी भी रुद्र को नहीं देख रही थी। रुद्र ने कहा कि प्लीज़ किट्टू एक बार देख लो मुझे। अब किट्टू ने थोड़ा सा हिम्मत करके अपनी आंखें उठाई तो रुद्र ने उसे अभी आंख मार दी। तो अब किट्टू को रुद्र पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने रुद्र को मारना शुरू कर दिया। तो किट्टू अभी रुद्र को दोनों हाथों से मारी जा रही थी और रुद्र काफी ज्यादा हंस रहा था। रुद्र ने हंसते हुए कहा कि किट्टू कितना ज्यादा मारोगी, कल अगर मैं मर गया तो अभी भी मार रही हो मुझे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे हाथ कुछ ज़्यादा ही चलने लगे हैं मुझ पर। तो किट्टू अभी कोई देखेगा तो क्या ही सोचेगा कि तुम अपने हस्बैंड को मारती हो कि कोई रुद्र प्रताप सिंह अपनी बीवी से ही पिट रहा है। तभी गेट से आवाज़ आती है कि हरकतें ही ऐसी हैं तेरी पिटने वाली, तो कोई क्या ही बोलेगा। तो रुद्र अभी किट्टू ने देखा तो अभी गेट पर नील खड़ा हुआ था। नील ने कहा कि अपने युद्ध पर पूर्ण विराम लगाओ और हाँ, नीचे जल्दी से आ जाओ।
दी नाश्ता करने के लिए बुला रही हैं। तो रुद्र ने कहा कि तुम चलो, हम जल्दी से आ रहे हैं। तो नील ने भी उन दोनों को देखकर हल्के से मुस्कुराया और फिर वो चला गया। तो रुद्र ने अभी छोड़ते हुए कहा कि किट्टू, तुम मेरी शर्ट में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही हो। ये सुनकर किट्टू का गुस्सा अभी और भी ज़्यादा बढ़ गया था और वो फिर रुद्र के पीछे पीछे भागने लगी और रुद्र अभी पूरे कमरे में किट्टू के आगे आगे भाग रहा था और किट्टू रुद्र को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। रुद्र को अभी ऐसा बचपना करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो किट्टू के साथ ये सब कुछ जानबूझकर खुश करने के लिए कर रहा था। फाइनली किट्टू एकदम से रुक गई और हाँफने लगी। तो रुद्र ने अभी उसे पीछे से पकड़कर उठाया और घुमा दिया। तो किट्टू हंसने लगी। थोड़ी देर बाद रुद्र ने किट्टू को उतार कर अपनी तरफ घुमाया और उसे किस करने लगा। तो रुद्र अभी किट्टू को डीप किस कर रहा था। किट्टू भी रुद्र को मना नहीं कर रही थी, उसके साथ वो भी एंजॉय कर रही थी। तो रुद्र ने अभी किट्टू को बिना किस ब्रेक किए ही दीवार से लगा दिया। रुद्र अभी भी किट्टू के होंठों को चूस रहा था। तो रुद्र ने भी किट्टू के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ के रखा था। करीब 10 मिनट की किस के बाद रुद्र ने किट्टू को खुद से अलग किया और रुद्र ने अपना माथा किट्टू के माथे पर रखकर कहा कि किट्टू, तुम ना मुझसे ऐसे दूर मत रहा करो, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिया करो। तो किट्टू ने अभी अपनी गर्दन ना में हिला दी। तो रुद्र के फेस पर एक स्माइल आ गई। तो रुद्र ने अभी किट्टू के गाल पर फिर से किस करके कहा कि झूठी। किट्टू ने इशारों में कुछ कहा तो रुद्र ने कहा कि हाँ चलते हैं, वरना दादी अभी खुद ही ऊपर आ जाएंगी। फिर वो दोनों ही तैयार हो गए और किट्टू ने अभी जीन्स और टॉप पहना हुआ था जो रुद्र ने ही उसे सजेस्ट किया था। तो किट्टू अभी मिरर में खुद को देखकर अपने बाल को संवार रही थी। तभी रुद्र ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा कि खरगोश, वहां जाकर तुम किसी से भी दोस्ती मत कर लेना। घर से में पहले ही बहुत ज़्यादा डैशिंग, हैंडसम और स्मार्ट और रिच पति है तुम्हारा, जो अपने लिटिल खरगोश से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए तुम्हें वहाँ पर किसी से भी दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तो किट्टू रुद्र की बात सुनकर धीरे से मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों ही नीचे चले गए। तो दादी अभी उन दोनों को नीचे आता हुआ देख रही थी। दादी ने कहा कि आओ हंसों का जोड़ा, बैठो, नाश्ता कर लो, बहुत ज़्यादा देर से इंतज़ार कर रहे हैं हम तुम्हारा। तो दादी की बात सुनकर किट्टू शर्मा गई और रुद्र के फेस पर भी स्माइल आ गई। रुद्र किट्टू अभी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और शुभ तो खाना खा ही रहा था, लेकिन उसकी नज़र तो न चाहते हुए भी बार बार दिशा पर ही जा रही थी। तो दिशा भी चुपचाप नजरें झुकाए अपना खाना खा रही थी। तभी नील ने दिशा और किट्टू को देखकर कहा कि आज तो तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, हमेशा ऐसे ही रहा करो और हमेशा अच्छे से पढ़ाई करना और दोनों ही साथ में खुश रहना। तो दादी ने भी नील की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि आज से किट्टू और दिशा अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगी और हमेशा खुश रहेंगी, फालतू की कोई भी बातें नहीं सोचेंगी। और हाँ, खास कर किट्टू, तुम्हें ज़्यादा ऊट पटांग बातें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, खास कर इन ऊट पटांग लोगों के लिए। ये बोलकर दादी रुद्र की तरफ देखने लगी। तो रुद्र ने अपना खाना खाते हुए सीरियस टोन में कहा कि दादी, मैं आपको ऊट पटांग नजर आता हूँ? सबने एक साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो दादी ने अपने कंधे उचका दिए और जैसे कह रही हो कि मुझे क्या, पूरी फैमिली को ही तू ऊट पटांग नजर आता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, क्या कॉलेज में होगा कोई नया तूफान आएगा या फिर होगा कोई और नया ट्विस्ट, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फ्रेंड्स।